यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों को बैन करने के योगी सरकार के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खाद्य विभाग ने दुकानों और मॉल्स में छापेमारी की। और गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने बाजारों में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की जांच की। गाजियाबाद में दुकानों और स्टोर्स पर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मिलने पर उन्हें जब्त कर सील करने की कार्रवाई भी की। 10 जो है नूडल्स का एक जिस पर हलाला मार्का लगा हुआ था 4 डी ब्रदर्स के यहाँ, तो उनका जो सील करके एक नमूना जो है भेज दिया गया जांच के लिए। सीतापुर में भी कई दुकानों पर खाद्य विभाग ने सामानों की जांच की। वहीं कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल में मल्टीनेशनल फूड आउटलेट पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और वहां मौजूद खाने पीने की चीजों की जांच की। हालांकि टीम को हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद यहां नहीं मिले। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बोर्ड ने सरकार के फैसले को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि योगी सरकार इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफा है, उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। वहीं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ने योगी सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। हलाल काउंसिल ने सवाल किया कि योगी सरकार ने यूपी से निर्यात होने वाले हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन क्यों नहीं लगाया। देश के अंदर जो है आप किसी भी चीज के ऊपर अगर हलाल का टैग लगाते हैं तो उसको उन्होंने बैन किया, लेकिन उसके एक्सपोर्ट के लिए उसी की आपने इजाजत दी। तो देश को भी तो एक हेल्थी फूड मिलना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने बयान जारी कर कहा कि उनका हलाल सर्टिफिकेट जारी करना केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 25/2022-2023 के मुताबिक जायज है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से रजिस्टर्ड है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू मिशन के 9वें दिन एक बड़ी कामयाबी मिली। लाइफलाइन के लिए डाला जा रहा दूसरा पाइप सुरंग में 53 मीटर तक पहुंच गया, जिसे मिशन से जुड़े अधिकारियों ने एक बड़ी कामयाबी बताया। पूरा देश जो उम्मीद लेके बैठा था, मेरे ख्याल से पहला ब्रेक थ्रू हो गया। और हम अभी आपके साथ हम चाहते हैं कि आप लोग इतने दिनों से धैर्य से बने रहे, आप बने रहिए, आपको दूसरा ब्रेक थ्रू भी हम जल्दी बताएंगे। बताया गया कि 6 इंच के इस दूसरे पाइप को 24 घंटे के अंदर 53 मीटर तक डाला गया। 53 मीटर ये पाइप अंदर गया है और लगातार अगर आप देखें तो जो हमारा थर्ड अटेम्प्ट था रात को करीब 6 बजे से लेके और अभी क्या समय हो रहा है 5 बजे के बीच तक में हमने ये 53 इंच का ब्रेक थ्रू कर लिया। अधिकारियों ने इस पाइप की उपयोगिता की जानकारी भी दी। एक जगह से अगर कुछ चीज अगर रुकावट हो जाती दूसरी तरफ से हम उसको पा सकते हैं और दूसरा जो एयर सर्कुलेशन है वो वहाँ से हम क्लियर कट कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पहले पाइप में अगर कोई दिक्कत आती है तो दूसरा पाइप लाइफ सपोर्ट का काम करेगा। इस बड़ी कामयाबी के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी तेजी से काम जारी है, जिसमें सुरंग के अलावा अलग अलग हिस्सों में ड्रिलिंग के जरिए अंदर पहुंचने की योजना है। लेकिन बीच में आए भूकंप के हल्के झटकों की वजह से 2 दिन के लिए काम को रोकना भी पड़ा था। प्रशासन की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई कि ड्रिलिंग के दौरान पत्थर की कई बड़ी चट्टानें आने से रुकावट आई, लिहाजा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा लिया जा रहा है। 5 तरीका मैंने बताया। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिल 2 जगह से होगी, वर्टिकल ड्रिल भी 2 जगह से होगी। लेकिन जो सिलक्यारा साइड का टनल है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं, उससे हम सब आशान्वित हैं कि जल्दी ही कुछ न कुछ हमें सफलता इस कार्य में मिलेगी और हम सबको सुरक्षित बचाने में सफल होंगे। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने फंसे मजदूरों के परिजनों के आने जाने, खाने पीने और रहने समेत सभी खर्च उठाने का भरोसा भी दिया। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। साथ ही उन जगहों को भी तय कर लिया गया है जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए तकनीक के साथ साथ विदेशी विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा रही है। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स को भी इस काम के लिए बुलाया गया, जिन्होंने पूरे इलाके की जांच की। मजदूरों को निकालने के लिए जो 6 प्लान बनाए गए हैं उनमें से एक सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का भी है, जिसके लिए जगह की पहचान कर ली गई है, जहां एक लाल झंडा भी लगा दिया गया है। साथ ही ड्रिलिंग की मशीनों को पहुंचाने के लिए वहां रास्ता भी तैयार कर दिया गया।
वर्टिकल ड्रिलिंग की जहां तक बात करें तो सुरंग के ठीक ऊपर में 2 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर एक जगह से तकरीबन 86 मीटर की डिस्टेंस है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहां पर काम दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम को, जो ड्रिलिंग का काम करेगी। माना जा रहा है कि ऊपर जहां से ड्रिलिंग की योजना है, वहां से अगर खुदाई बड़ी हो पाई तो मजदूरों को आसानी से निकाला जा सकेगा। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब रोबोट का सहारा भी लिया जा रहा है। सुरंग के अंदर इन रोबोट्स को भेजकर इस बात का सही तरीके से पता लगाया जा सकेगा कि अंदर मलबा कहां गिरा है और कितनी बड़ी तादाद में मलबे ने सुरंग के हिस्से को कवर किया है। इससे इस बात की सटीक जानकारी मिल पाएगी कि मलबे को कितना और सुरंग के किस हिस्से से हटाना है। इसके लिए आज बड़े बड़े बक्सों में रोबोट को वहां लाया गया, जिसका काम विशेषज्ञों की निगरानी में होगा। एक एक्सपर्ट्स की टीम अभी आई है, जिसमें कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। उनकी भी राय लगातार ली जा रही है। अलग अलग विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, या वहाँ ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन पहले किए जा चुके हैं, वैसे विशेषज्ञ की राय भी जो है वो ली जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सीएम धामी से बात करके हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कर चुके हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चिंताएं जो हैं वो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी हैं, और इसीलिए पीएमओ की एक स्पेशल टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। जो केंद्र से भी जो टीमें आई हैं वो भी लगातार मिलकर काम में जुटी हैं, ताकि फंसे लोगों को जल्द निकाला जा सके। इजराइल ने युद्ध के 45वें दिन हमास की एक और सुरंग को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि ये सुरंग गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल को जाती है और इस सुरंग की लंबाई 55 मीटर लंबी है। वहीं सुरंग का पता लगाने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसका ड्रोन वीडियो जारी किया। बताया गया कि इस सुरंग में एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस सुरंग पर बड़े बड़े हमलों का भी कोई असर नहीं होता, और इसी वजह से हमास के आतंकी इस सुरंग का इस्तेमाल इजरायली सेना को हमास के अड्डों में घुसने से रोकने के लिए कर रहे थे। इस सुरंग के एंट्री गेट पर कई तरह के डिफेंस सिस्टम भी लगे मिले, और इसके दरवाजे पर एक फायरिंग होल भी मिला, जिसमें छिपकर आतंकी इजरायली सेना पर फायरिंग करते थे। आईडीएफ ने बयान जारी कर दावा किया कि ये सुरंग अल शिफा अस्पताल तक जाती है, जहां हमास के आतंकियों के हथियार रखे हैं।